बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड में आज हम डेरिवेशन ऑफ सम गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन एंड लिमिटेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में भी हम कुछ गैस लॉ के डेरिवेशन के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आवोगाद्रो लॉ, एनगेलो-शेको लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन, इन इक्वेशन का डेरिवेशन किया था हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन से। आज हम कुछ बचे हुए लॉज हैं जो गैस से संबंधित हैं, उनका डेरिवेशन करेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन से, और उसके बाद में लिमिटेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले हमें जानकारी होनी चाहिए काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है। काइनेटिक गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर, जो हमने पीछे भी देखा है, जिसमें P है प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, N नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, M मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और C रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इस इक्वेशन के द्वारा हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का डेरिवेशन करेंगे। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, अर्थात डिफ्यूजन होता क्या है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, शायद सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त में बता दें। डिफ्यूजन होता है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो डिफ्यूजन कहलाता है। अब यहाँ पे हम गैस पढ़ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि गैस की अधिकतम मात्रा से न्यूनतम मात्रा की तरफ गैस का बहना ही कहलाता है डिफ्यूजन। जैसे कि इत्र, सेंट, अगर किसी कमरे के एक कोने में एक ड्रॉप डाल दी जाए तो कुछ ही सेकंड में वो पूरे कमरे में फैल जाती है। यह डिफ्यूजन के कारण होता है। तो इस लॉ को रिप्रेजेंट किया ग्राम्स लॉ। ग्राम्स ने दिया, उसने बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, अर्थात कितनी तेजी से डिफ्यूजन होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है, आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डी। तो इस इक्वेशन को हमें काइनेटिक गैस इक्वेशन से डराइव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारा ये है काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर या mn c स्क्वायर, हमने देखा था, वो लिख सकते हैं। यहाँ पे mn दोनों का संयुक्त रूप होता है कैपिटल M, जो टोटल मास ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसकी जगह mn की जगह कैपिटल M लिख सकते हैं। तो 1/3 mv स्क्वायर P। अब हम देखिए V को लेफ्ट से राइट साइड में लेके आएंगे तो अपॉन में चला जाएगा, तो इक्वेशन होगी हमारी P इक्वल टू 1/3 mv। V यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ये V स्क्वायर वेलोसिटी, या यूं कहें इसको C स्क्वायर भी हम लिख रहे हैं इससे पहले वाले क्लास में। तो यहाँ पे m अपॉन v अर्थात मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, P इक्वल टू 1/3 d v स्क्वायर। अब यहाँ पे v स्क्वायर अर्थात C स्क्वायर बराबर क्या होगा, C बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिसको C भी लिख सकते हैं V को, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो आपको। यहाँ पे स्मॉल v इक्वल टू C, इससे पहले की क्लास में हमने इसको C से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे V या फिर C बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएंगी। तो यहाँ पे 3p हो जाएगा और अपॉन d हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, हमें अंडर रूट कर देंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट 3p अपॉन d। बट
rate of diffusion of a gas will evidently depend upon the mean velocity of gas. अब जो रेट होती है किसकी, डिफ्यूजन की, वो किस पे डिपेंड करती है, मीन वेलोसिटी ऑफ गैस। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ गैस। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गैस क्या है, v, जिसे हमने c से भी लिखा था। अर्थात अब ये डिपेंड किस पे करेगा, v की जगह हम क्या लिख देंगे अपन, इस v या c की जगह हम क्या लिखेंगे अब, स्मॉल r, अर्थात रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो r इक्वल टू अंडर रूट 3p/d। अब हम क्या कर दें, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें। अगर प्रेशर को क्या कर दें हम, कांस्टेंट कर दें, तो ये हो जाएगा, p कांस्टेंट है, 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d। अर्थात कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस का डिफ्यूजन, उस डिफ्यूजन की रेट उस गैस की डेंसिटी के √ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन से, इस इक्वेशन के द्वारा हमने ग्राम्स लॉ डिराइव किया है। अब हम आगे देखते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ को हम डिराइव करेंगे। एट द सेम कंडीशन द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज सेम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज रिप्रेजेंट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। अर्थात कंडीशन क्या कर दिया, टेम्परेचर की कंडीशन क्या हो, सेम हो, अलग अलग गैस हैं और एक ही टेम्परेचर पे हैं वो, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 2। अर्थात किसी गैस के मिश्रण की काइनेटिक एनर्जी उन गैस की सभी गैसों की काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होती है। तो हमें पता है काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है, हाफ mv²। अर्थात मिश्रण की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। गैस फर्स्ट के लिए हाफ m1v1² और गैस 2 के लिए हाफ m2v2², इसी तरीके से सो ऑन। अब हम इस इक्वेशन को 3/3 से मल्टीप्लाई करें। तो 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, देखो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 mn(v²) इक्वल टू 3/2 इंटू 1/3 m1 n1 v1²। इसी तरीके से 3/2 प्लस करके 3/2 m1 m2 n2 v2² प्लस नेक्स्ट सो। तो ये इस तरीके से हमने 3/3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज किया है। अब यहाँ पे देखिए 3/2 PV इक्वल टू 3/2 P1V1 3/2 P2V2, ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे 1/3 सब में कॉमन है और गैसों का मास भी हमने क्या रखा, ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, PV बराबर, ये देखिए हमने PV बराबर 1/3 mnv²। अर्थात ये क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये क्या है काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसमें 1/3 और होगा 1/3। ये भी क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, PV लिख सकते हैं। 3/2 PV 3/2 P1V1 3/2 P2V2 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए 3/2 सब में कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी
PV इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 सो ऑन। अब देखिए हमने एक कंटेनर लिया था, इसको समझने की आवश्यकता है। ये हमने कंटेनर लिया है, इसमें गैस 1 और 2 दोनों भर दी और दोनों बन के मान लीजिए मिक्सचर, ये तो मिक्सचर का आयतन कितना हुआ, मान लीजिए इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, V है। क्या है, V है। तो दोनों गैस इसमें भर दी, तो मिक्स जो गैस है उसका आयतन कितना हो गया, V। बिल्कुल V हो गया, ये लिखा हमने V। ठीक है। गैस फर्स्ट का आयतन क्या होगा, वो भी V होगा, क्योंकि ये पूरे कंटेनर में गैस फर्स्ट भी फैली हुई है, तो वो भी क्या होगा, V होगा। गैस 2 का आयतन क्या होगा, क्योंकि वो भी पूरे इस कंटेनर में फैली हुई है, तो उसका भी आयतन क्या होगा, V होगा। तो यहाँ पे देखिए V, V1 और V2 ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि टोटल गैस का आयतन भी क्या है, V है, क्योंकि V आयतन के कंटेनर में। गैस 1 का आयतन भी क्या है, V है, क्योंकि वो भी V आयतन के कंटेनर में है। गैस 2 का आयतन भी क्या है, V होगा, वो भी V आयतन वाले कंटेनर में। तो ये वैल्यू क्या होगी, कॉमन होगी। तो यहाँ पे ये V1 और V2 इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी हमारी P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 सो ऑन। तो ये जो इक्वेशन है ये है डाल्टन का पार्शियल गैस, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमने काइनेटिक इक्वेशन से डाल्टन की इक्वेशन भी डराइव की है। अब लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, जिसे हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर भी कह सकते हैं। अर्थात काइनेटिक इक्वेशन और टेम्परेचर में क्या संबंध है, किस तरीके से प्रभावित होंगे, तो इसका भी देखते हैं। काइनेटिक इक्वेशन क्या है, फॉर 1 मोल के लिए तो PV इक्वल टू 1/3 mv²। ये 1 मोल गैस के लिए है। अब इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारी इक्वेशन ये हो गई। हमारी इक्वेशन 2/3 इंटू 1/2 mv² हो गई। अब यहाँ पे ये जो हाफ mv² है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बन गए PV इक्वल टू 2/3 KE या ट्रांसलेशन एनर्जी। ये हो गई E, यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, क्योंकि गैस किसके लिए है, 1 मोल के लिए। तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ये E बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस साइड में लेके जाएंगे, तो हमारे E बराबर हो जाएगा E इक्वल टू 3/2 PV। बट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस, और हमें पता आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV बराबर nRT होती है, वो n मोल के लिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 1 मोल के लिए, तो यहाँ हो जाएगा PV इक्वल टू RT। तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV बराबर RT। तो यहाँ पे देखिए इस PV की जगह हम क्या रख सकते हैं, RT लिख सकते हैं। तो हमने लिखा E इक्वल टू 3/2 RT। अब काइनेटिक एनर्जी, the translational kinetic energy of an ideal gas is directly proportional to the absolute temperature। अब देखिए यहाँ पे देखिए R क्या है, कांस्टेंट है, 3/2 है, कांस्टेंट है, ये दोनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और यही है रिलेशन किसके बीच में बताता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, या जिसे केवल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, with temperature, अर्थात काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन देखिए V² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो यहाँ पे एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर 0 हो तो क्या होगा, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात कोई भी अगर टेम्परेचर 0 है तो ट्रांसलेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और इसे कहते हैं हम थर्मल
मोशन। अब लेते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं? तो देखिए 3/2 R/NA-T। यहाँ पे एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2, और ये क्या है? कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर, जिसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को कहते हैं एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। अब हम लेते हैं लिमिटेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी जो कि संयुक्त रूप है बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो गैस के निश्चित मात्रा ली जाए तो उसका आयतन उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बॉयल्स लॉ है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है, जो लिमिटेशन किसकी हो जाएंगी? आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए देखिए, बॉयल्स लॉ के अनुसार दाब बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होनी चाहिए, परंतु उच्च दाब पर दाब बढ़ाने पर वॉल्यूम में उतनी कमी नहीं आती जितनी आनी चाहिए। अर्थात हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर दाब बढ़ाते हैं तो आयतन में कमी उतनी नहीं आती है जितनी ही आनी चाहिए। अर्थात हायर प्रेशर पर गैस के बिहेवियर आइडियल गैस से विचलित हो जाता है। तो ये देखिए, ये है हमारा ग्राफ, से इसे समझते हैं। ये देखिए, हमने प्रेशर बढ़ाया तो आयतन में देखिए कमी होती जा रही है। प्रेशर बढ़ता हुआ है और आयतन देखो धीरे धीरे कम। इनिशियल में थोड़ा सा प्रेशर, देखिए प्रारंभ में प्रेशर ये है, फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ते ही आयतन में क्या हो रही है? बहुत ज्यादा कमी आ रही है। आयतन में कमी देखो, यहाँ से कहाँ आ गई? यहाँ आ गई, इतनी कमी आ गई। हाई, अब यहाँ पे आ गए तो क्या प्रेशर क्या हो गया? हाई हो गया। अब हायर प्रेशर में और प्रेशर आपने बढ़ाया तो देखिए आयतन में कमी नहीं आ रही है। तो आयतन में कमी नहीं आ रही है, तो यहाँ तक तो बॉयल लॉ फॉलो हो रहा है, अर्थात इस लेवल तक, अर्थात उच्चतम दाब तक तो फॉलो हो रहा है। लेकिन उच्चतम दाब पर और दाब बढ़ाते हैं तो आयतन में कमी अच्छे से नहीं होती। अर्थात इस जगह, यहाँ पर इस जगह बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, तो यह आइडियल गैस की लिमिटेशन में आएगा। अब सेकंड में लेते हैं चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर घटाने पर वॉल्यूम में कमी आनी चाहिए। भाई चार्ल्स लॉ क्या कहता है? अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो किसी गैस के निश्चित मात्रा में अगर टेम्परेचर कम किया जाता है तो उसके आयतन में भी क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए, बिल्कुल। और -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वॉल्यूम 0 हो जानी चाहिए, नियम की पालना हो। तो इस टेम्परेचर पर माइनस पे 0 हो जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो यह गैस के बिहेवियर आइडियल गैस से विचलन को दर्शाता है। अब इसको इस ग्राफ से दोबारा समझेंगे। देखिए, ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के मध्य ग्राफ है, जिसमें आपको प्रेशर को कांस्टेंट बताना है। प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इनिशियल में टेम्परेचर ज्यादा है तो वॉल्यूम भी क्या है? ज्यादा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होती जा रही है? कम होती है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम यहाँ पे आ गई। अब चार्ल्स लॉ के अनुसार अगर टेम्परेचर और कम कर दिया जाए, अर्थात हमने क्या कर दिया? -273 डिग्री सेल्सियस कर दी, तो टेम्परेचर धीरे धीरे इस लाइन को रोटेट करके हमने आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे आके ये इस टेम्परेचर पे आके ये वॉल्यूम क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब है इस एरिया में यह चार्ल्स लॉ को फॉलो नहीं करी, अर्थात आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि न्यूनतम टेम्परेचर पर गैस का मॉलिक्यूल अपनी वास्तविक आयतन में पहुंच जाता है।
अर्थात अणुओं का जो आयतन है वो बिल्कुल उस एग्जैक्ट उस वॉल्यूम में पहुंच जाता है, अर्थात उन अणुओं के मध्य खाली स्थान, रिक्त स्थान नहीं है। अब टेम्परेचर और कम करें तो उन और वॉल्यूम कम नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूनतम आयतन पे गैस पहुंच जाती है। तो यहाँ पे देखिए दो लिमिटेशन हो गई, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आइडियल गैस बिहेवियर में विचलन अर्थात लिमिटेशन, और चार्ल्स लॉ के अनुसार आइडियल गैस की लिमिटेशन। थैंक यू वेरी मच।